हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे हमारे 12th की रिवीजन सीरीज और मैट्रिक चैप्टर के अंदर ये वीडियो सेकंड है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनके बारे में यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा। पिछला वाला वीडियो देख लेना जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी छोटे छोटे जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताए थे। अब यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने देख रखा होगा, 3.2 का क्वेश्चन है और ये भी काफी बच्चे डाउट में पूछते हैं। तो हमें एफ एक्स गिवन है और सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम जानते भी है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स और एफ वाई। अब एफ एक्स तो आपको गिवन है ही, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, फिर साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और यहाँ पे जीरो जीरो और वन। ठीक है। ऐसे एफ वाई यहाँ से निकालेंगे तो एफ वाई में क्या होगा, देखो एक्स है तो सब जगह अंदर एक्स आ गया है। ऐसे वाई अगर यहाँ कर दिया जाए तो ज्यादा एक्स है उसकी जगह वाई हो जाएगा। तो कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, साइन वाई यहाँ पे कॉस वाई जीरो और ये जीरो जीरो और वन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो प्रोसेस रहेगा, इसमें दो मैट्रिक्स दिख रही है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ऐसे यहां से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जब ये इससे दोनों गुणा होंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर माइनस साइन एक्स और इंटू कॉस वाई और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ जाएगी तो जीरो प्लस जीरो आ जाएगा। राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ लेके जाओ तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है। ठीक है, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा और ये जीरो से तो जीरो होगा। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम से जाएंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और यहाँ पे जीरो जीरो और वन जीरो आ जाएगा जब फर्स्ट सेकंड कॉलम सेकंड रो और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में तो जीरो प्लस जीरो आएगा और यहाँ पे भी देखेंगे तो जीरो प्लस जीरो आ जाएगा और लास्ट वाले देखेंगे तो जीरो प्लस वन। आई थिंक यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब इधर देखेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। अगर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स और साइन वाई हो तो ये होता है हमारे पास में कॉस का फॉर्मूला होता है और ये कॉस एक्स प्लस वाई होता है। तो यहां से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब ऐसे ही इसको देखो तो कॉस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो अगर हम देखें साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और साइन वाई हो तो ये होता है बच्चों साइन, अगर प्लस साइन हो तो साइन एक्स प्लस वाई होता है। दोनों कॉस और दो साइन के साथ हो तो कॉस का फॉर्मूला होता है, एक साइन और एक कॉस हो तो फिर वो साइन होता है। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो और यहाँ देखेंगे तो ये साइन एक्स प्लस वाई। इसमें ये कॉस एक्स कॉस वाई पहले देखो और माइनस साइन एक्स साइन वाई बाद में, तो ये भी है कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो 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 और वन। ठीक है, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है इसको यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो देखिए एफ एक्स में जहाँ अंदर देखेंगे सब जगह एक्स है तो बाहर एफ एक्स है
अब उस जगह पे एक्स प्लस वाई आ गया है अंदर भी सब जगह, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा कैपिटल एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यदि x की जगह x प्लस वाई रखें तो ये cos x प्लस वाई, इधर माइनस साइन x प्लस वाई, इधर साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है ऐसा जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मैं सही इस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करते हैं। तो दे रखा है a इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और i बोला गया है कि एक तत्सम का अवयव है, i मैट्रिक्स है। तो आपको प्रूव करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए और इंटू ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करने का जो अप्रोच रहेगा, तरीका रहेगा, वो इस तरीके से होगा कि हमेशा की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए यहाँ से कितना है, आई प्लस ए, ठीक है। अब आई की जगह क्या आएगा, 1 0 और 0, ये आई मैट्रिक्स हो जाएगा, बोला भी गया है सेकंड कोटि का है, और प्लस ए। अब ए में आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स, इसको रख देंगे 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और इधर 10 अल्फा बाई 2 और 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 10 अल्फा बटे 2, 1 प्लस 0 से 1 और 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 से 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ देखेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे ये 1। तो ये तो मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मेन जो आपको मेहनत करनी है वो राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें, आई माइनस ए, ठीक है। तो आई प्लस ए में देखो क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 1 आ गया। अब मैं आई माइनस ए यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। तो आई माइनस ए और इधर दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो यहाँ से आई माइनस ए तो बच्चों आ जाएगा आपका 1 और इधर 10 अल्फा बाई 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का होगा और इधर 1। अब ये दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कॉस अल्फा, ये लेफ्ट साइड आप देखोगे तो मैट्रिक्स में क्या है, हाफ एंगल है, तो कॉस अल्फा को भी हाफ एंगल tan के रूप में लिखोगे, तो ये होता है कॉस अल्फा का फॉर्मूला। अब आप में से जिसको भी दिक्कत है वो इसलिए भी दिक्कत होगी कि फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो पहले तो ये फॉर्मूला अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ऐसे साइन अल्फा की जगह होता है 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस जगह पे मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा है, तो इस जगह आ जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस, नीचे दोनों में 1 प्लस ही आता है, ऐसे ही यहाँ रखेंगे तो 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम को, इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप है मल्टीप्लाई करने वाला, जैसा कि मैंने स्टूडेंट के बीच में देखा है, उनको लगता है, वैसे है नहीं। प्लस ये पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। अब ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा दूर लिखिए, तो 2 10 अल्फा बाई 2 और डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2।
और प्लस साइन करके ये सेकेंड, अब ये सेकेंड साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 क्यू अल्फा बाई 2 और डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 क्यू अल्फा बाई 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस क्या देगा 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ के आगे जो हमें सॉल्व करना है, अब इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 सबके दिख रहा है। तो जब हर समान होते हैं तो अंश को हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ऐसा आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें हर समान है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो सबके एक ही बार मिल लेता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इधर भी डिवाइड में रखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इधर डिवाइड में रखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, इधर प्लस में 2 10 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ऐसे इस जगह पे भी आप सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ही बनेगा। अब पहले देख लो यहाँ पे 2 10 स्क्वायर और 1 माइनस 10 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखो इधर माइनस का 2 10 है और इधर का प्लस 10 है तो माइनस का 10 अल्फा बच जाएगा और इधर 10 क्यूब बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 10 अल्फा और 10 क्यूब अल्फा बाई 2। तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 इसमें कॉमन ले लिया जाए तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इधर ऐसे ही आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें प्लस 10 अल्फा बाई 2 कॉमन आएगा और बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप इस कैलकुलेशन को यहाँ पे देख भी सकते थे। ठीक है, इधर माइनस का 10 है, इधर प्लस 2 है, एक प्लस का 10 अल्फा बाई 2 बच जाएगा और एक क्यूब है तो इसमें से 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया। अब इधर ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इधर माइनस का 10 अल्फा बाई 2, इधर प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। इस तरीके से आपके पास में ये आ जाएंगे। अब ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये सॉल्व किया था वो राइट हैंड साइड थी। क्या थी बच्चों? राइट हैंड साइड थी। तो ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही है। 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 फिर माइनस है। देख लो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी तो ये सेम आ रहा था तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ये प्रूव भी हो गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी है जिसके अंदर कई स्टूडेंट को दिक्कत लगती है। तो किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, यानी उसके पास में इतनी धनराशि है, बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड पर निवेशित करते हैं। प्रथम पर 5% और सेकंड पर 7% का ब्याज मिलता है। आगे गुणन का प्रयोग करके 30,000 रुपये का कोर्स इस तरीके से लगाया जाए कि ब्याज 1800 रुपये और 2,000 हो। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे 30,000 रुपये इसको लगाने 5% और 7% के ब्याज पे। तो माना प्रथम बॉन्ड जो 5% का है पर जो निवेश किया है, निवेश की जो राशि है वो x है। कितनी है? x है। और जो सेकंड बॉन्ड है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया, द्वितीय बॉन्ड कितने परसेंट का है? 7%। इस पर जो निवेश राशि है, इस पर निवेश राशि है तो वो कितनी? टोटल 30,000 रुपये
तो दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अवयव लिख लेते हैं, निवेश राशि का अवयव, निवेश राशि का अवयव। तो निवेश राशि का अवयव लिखेंगे तो x और 30,000 माइनस x ये हो जाएगा। अब ब्याज क्या है, तो ब्याज वाला 5% और 7% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्याज का अवयव। ब्याज का अवयव यहाँ से लिखा जाएगा तो कितना है, 5% का है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे ताकि आगे मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, 5% और 7%। अब ब्याज क्या होता है, वो होता है मूलधन इंटू ब्याज परसेंट इंटू टाइम। ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो हम छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100 होता है, जिसमें आर दर होती है। तो मुझे P मूलधन होता है, आर दर होती है, टी समय होता है। इसमें 1 साल की बात हुई है क्वेश्चन के अंदर, वार्षिक ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्याज की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्याज जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया 1800 रुपये हो, बट हम हमारे तरफ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आपका P मतलब ये जो निवेश राशि का अवयव है x 30,000 और इंटू दर का परसेंटेज कितना है, 5% है तो 5/100 और 7% है तो 7/100 इंटू टाइम वार्षिक है इसलिए 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटू में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रो मैट्रिक्स है, इधर कॉलम मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक एलिमेंट मिलता है, एक अवयव आएगा, तो ये आएगा 5x/100 प्लस 7 गुणा 30,000 माइनस x बटे में 100। ठीक है, अब ये हमारे पास में आ गया ब्याज। अब पहले पार्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोला गया है, 1800 ब्याज है। ब्याज कितना है, 1800। ठीक है, वार्षिक ब्याज 1800 रुपये का हो, तो इसके इक्वल टू 1800 रुपये कर लेंगे, तो 5x बटे 100 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,00,000 और 10,000 हो जाएंगे, माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x अपॉन में 100 इक्वल टू 1800। और दूसरे वाले में इस की जगह 2,000 हो जाएगा 1800 की जगह। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये 1000 इधर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2,10,000 माइनस 2x और ये आ जाएगा 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो जब यहाँ से 2x निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। कितना आ जाएगा, x 15,000। तो बोला गया कि किस तरीके से इसको विभाजित करें, तो कोस का जो विभाजन होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि कोस जो है, तो कोस विभाजन हो जाएगा 15,000 और 15,000। ठीक है, ये 5% पे होगा और ये 15,000 हो जाएगा वो 7%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सेकंड पार्ट खुद करने की कोशिश करना, बट यहाँ 1800 की जगह 2,000 रख लेना। कितना रखोगे, 2,000, और फिर इसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो जब 2,000 आ जाएगा 2,00,000 हो जाएगा। तो 2,10,000 में से 2,00,000 गया तो 2x की इक्वल टू 5,10,000 आ जाएगा, तो x का मान 5,000 आएगा। तो ये 5,000 होगा तो दूसरा 25,000 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अवयव को एक सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करने, तो इसका जो सूत्र होता है उसमें हम a के इक्वल टू लिखते हैं a प्लस a डैश बाई 2 और दूसरा लिखते हैं a माइनस a डैश और अपॉन में 2। इस तरीके से इसको लिखा जाता है जब हमको सममित और विषम सममित में व्यक्त करना होता है, जिसमें पहला वाला पार्ट होता है वो सममित होता है, दूसरा वाला पार्ट विषम सममित होता है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो सूत्र की जरूरत पड़ेगी वो ये वाला है। ठीक है,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका तरीका यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है b इक्वल टू, तो ये b प्लस बी डैश हो जाएगा बाई 2 और b माइनस बी डैश बाई 2 हो जाएगा। तो b क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे आपको ये 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 और 1 माइनस 2 और माइनस 3 दे रहे हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से b का परिवर्त निकालेंगे b डैश। परिवर्त में क्या होता है, जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं। तो 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस 1 3 और 4 और यहाँ पे 1 माइनस 2 और माइनस 3, ये आपका हो जाएगा सेकंड। अब b प्लस बी डैश की हेल्प से हम यहाँ पे ये आगे बनाएंगे a प्लस ए डैश बाई 2 टाइप का। तो मान लेते हैं हमारा p अवयव है जो b प्लस बी डैश बाई 2 के बराबर है, ठीक है। अब b प्लस बी डैश बाई 2 कैसे निकलेगा, वो ध्यान से देखोगे तो 1/2 में आपको दोनों अवयव को जोड़ देना है। तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस 3 प्लस ये दूसरा वाला अवयव है, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 और माइनस 3। अब जब इसको यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4/2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर ये माइनस 2 और इधर माइनस 1 है तो माइनस का 3 और बटे में 2 तो माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस 4 और 1 तो माइनस 3, फिर माइनस का 3/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे तो ये माइनस का 3/2, इधर 3 और 4, यहाँ से ये 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखेंगे तो ये 1 और माइनस 4 माइनस 3 और बटे में 2 तो माइनस 3/2 माइनस 2, तो इधर से ये 1 आ जाएगा और लास्ट वाला देखेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया b। अब हमें ये पता करके बताना है कि वो सममित है। क्या है, सममित है। ये वाला पार्ट आपका सममित टाइप का होता है। तो सममित के लिए क्या करते हैं, परिवर्त निकालते हैं, ठीक है। तो p का परिवर्त निकालेंगे, ये p जो लास्ट में दिख रहा है ये, अब इसका परिवर्त लेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है यानी रो है उसको कॉलम बना देंगे। तो 2 माइनस 3/2 और माइनस का 3/2, इस रो को आपको क्या करना है, कॉलम बना देना है। तो ये जो आड़ी लाइन है उसको खड़ी कर दो, ये हो गई। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो माइनस का 3/2 या 3 और 1 और ऐसे यहाँ माइनस 3/2 1 और माइनस 3, ये हमारे पास में आ गया p डैश। अब इसको देखो आप कंपेयर करो वापस इसी के साथ में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, भले आपने परिवर्त ले लिया फिर भी उसी के बराबर है। तो p डैश इक्वल टू p है। अतः हम कह सकते हैं p इक्वल टू b प्लस बी डैश बाई 2 कैसा है, सममित है। कैसा है, सममित है। अब आपको यहाँ पे दूसरा अवयव निकालना है, जिस तरीके से मैंने p लिया है इसी प्रकार q अवयव ले लेते हैं और ये है हमारा b माइनस बी डैश अपॉन 2 के बराबर। तो b माइनस बी डैश बाई 2 को जब सॉल्व करोगे तो इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बच्चों, और इसको जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस करोगे तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, माइनस का 1/2। यहाँ पे -4 है और ये माइनस यहाँ से होगा तो यहाँ माइनस के 5/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन में समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे -1 और इधर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +2 से तो 1 आएगा, तो हो जाएगा 1/2। फिर इधर 0 आएगा।
अब यहाँ पे 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, ठीक है। 1 और माइनस 4 तो 5 हो जाएगा, इधर प्लस का 5/2 आ जाएगा। ऐसे -2 और इधर -4 हो जाएगा, या -6 तो यहाँ से आ जाएगा 3 और इधर देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास में आ गया क्यू। अब इस क्यू का परिवर्त लेते हैं, तो क्यू के परिवर्त लेने में क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे तो 0, माइनस का 1/2 और माइनस का 5/2, फिर 1/2, 0 और 3 और इधर रखेंगे तो 5/2, -3 और 0। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, क्या किया जाए, माइनस कॉमन लिया जाए इसमें से। क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको परिवर्त की कंडीशन समझ में आ जाए। तो माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 0, माइनस का 1/2 और माइनस का 5/2, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का बन जाएगा अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं। या 1/2, 0 और 3, इधर 5/2, -3 और 0, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको आप देखोगे तो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो हमारे पास में क्या आ गया, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। तो क्यू इक्वल टू बी माइनस बी डैश अपॉन 2 है, ये क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम सममित होगा, राइट। अब यह हमने प्रूव कर लिया कि सममित भी है। इसको यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया कि आपके पास में ये जो पार्ट आया ये सममित वाला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट है वो विषम सममित है क्योंकि इसमें माइनस आ गया है। अब बोला क्या गया है कि इसको सममित और विषम सममित ये प्रूव हो गया है, उसके योगफल में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है, योगफल में। तो उसको योगफल में कैसे व्यक्त करेंगे, ये पार्ट यहाँ से आप अब देखने की कोशिश करिए। तो देखिए योगफल व्यक्त करने के लिए यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ, जो कि आपका आखिरी वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, इधर बी की जगह जो हमने बी के बारे में बोला था, तो बी के बारे में क्या बोल रहे हैं, बी प्लस बी डैश बटे 2 और बी माइनस बी डैश अपॉन 2। देखो ये बी ही है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू, इसको आपको जो हमने एज्यूम किया था, तो ये क्या था हमारा पी और क्यू ही तो था। तो पी का वैल्यू क्या था, देखो पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ये थी यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक। तो 2 माइनस 3/2 और माइनस का 3/2, फिर माइनस का 3/2, इधर 3 ओवर माइनस का 3/2, 1 और -3। ये तो आ गया हमारा पहला वाला पार्ट। इस जगह पे आंसर आपको छोड़ के आना है एग्जाम में, 0 माइनस 1/2 माइनस का 5/2, यहाँ पे 1/2, 0 3, 5/2 -3 और 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो हमें बी को व्यक्त करना था दो अवयव के रूप में, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले बी डैश निकालोगे, फिर इनकी हेल्प से दो अवयव बनाओगे, एक बी प्लस बी डैश बाई 2 और दूसरा बी माइनस बी डैश बाई 2। अब ये बी प्लस बी डैश बाई 2 सममित है, ऐसा प्रूव करने के लिए परिवर्त लेना होगा, और परिवर्त को उसी के बराबर आ जाएगा तो सममित कह सकते हैं। ऐसे दूसरा अवयव निकालोगे क्यू बी माइनस बी डैश बाई 2, तो वो तो आसान है निकालना, बट साथ में इसको विषम सममित भी प्रूव करना है, इसलिए परिवर्त निकाल रहे हैं। तो सममित और विषम सममित के लिए परिवर्त लेना है, और लिखना क्या है ये आपको पहले से माइंड में रखना है। आई थिंक समझ गए होंगे आप। आगे देखो क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, पर इसमें बोला गया है कि संक्रिया लगानी है। तो एग्जाम में तो इस क्वेश्चन से आपको बचने की कोशिश करनी है, इसके अथवा में कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो उसको कर लेना, पर कई बार सिंगल ही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तो वो तरीका यहाँ से समझिए। तो जो सॉल्व करने का तरीका रहता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, a इक्वल टू आई ए लेके स्टार्ट करते हैं। आइए अब a इक्वल टू आई ए से शुरू करना है,
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए की जगह यहाँ पे ये जो आगे दे रखा है उसको ही पुट कर लेना है, 0 1 2 1 2 और 3, और इधर 3 1 और 1। अब इस जगह पे आई का वैल्यू पुट कर लो, तो 3 क्रॉस 3 का आई लेंगे, तो आई 3 क्रॉस 3 का इस तरीके से लिखना है। अब साथ में यहाँ पे ए, इस जगह ए को ए रहने देना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर ये लेफ्ट साइड वाले अवयव को आई बना देते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं आई किसका मल्टीप्लाई होता है, वो होता है ए इनवर्स इंटू ए का मल्टीप्लाई आई होता है। तो अगर लेफ्ट साइड मेरी आई बन गई तो ये वाला जो मैट्रिक्स उसी तरीके से चेंज होगा, वो जस्ट ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि ये तो ए है। तो अगर लेफ्ट वाला आई बन जाए तो राइट में एक ए है तो दूसरा उसके साथ में क्या रहा होगा, ए इनवर्स रहा होगा, और वही पूछा गया है व्युत्क्रम। क्या पूछा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स पूछा है। तो इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये लेफ्ट साइड में आई मैट्रिक्स बनाने का तरीका या जो स्टेप होंगे वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आई मैट्रिक्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ 1 होता है, तो सोचिए यहाँ 1 कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे वाली मैट्रिक्स रो के अंदर 1 दिख रहा है, अगर उसको ऊपर पहुंचा दें तो हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पे ये चेंज करेंगे R2 चेंज टू R1, या एक तरह से R2 और R1 इंटरचेंज करेंगे, तो इसको संक्रिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रिया बोलते हैं। तो आपको इसमें एक तरीके से जैसे सुडोकू वगैरह गेम खेलते हो वैसा ही खेल चाहिए, जो जरूरत है उसके अनुसार बनाते हो। 1 2 3 ऊपर आ जाएगा और ये इसकी जगह पहुंच जाएगा 0 1 2 3 1 1। अब इसमें गलती बच्चों से बहुत बार होती है, वो है कि एक साथ जो संख्या रखते हैं लेफ्ट साइड में वो राइट में अप्लाई करना होता है, तो इधर भी R2 R1 की जगह पहुंच जाएगा। ठीक, अब इनटू में ए, इसको कोई चेंज नहीं करना है। अब फर्स्ट में 1 हो गया, यहाँ 0 है, अब इस जगह 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आई मैट्रिक्स के अंदर 1 0 0 होता है फर्स्ट रो कॉलम के अंदर, तो यहाँ 0 लाने के लिए यहाँ पे संख्या लगेगी, तो वो संख्या होगी R3 चेंज टू R3 माइनस 3 R1, मतलब इसमें से 3 घटा दें तो काम हो जाएगा। अब 3 घटाने के लिए R1 की सहायता लेंगे, तो हम R3 में से 3 R1 करेंगे, तो चेंज किसको कर रहा है, क्या है, R3 को, तो R1 को वैसे वैसे उतार दो। ठीक है, अब R3 में से 3 R1 घटाएंगे, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो 0 होगा। 1 में से इसका 3 गुना घटाएंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस के 5, और इसका 3 गुना करेंगे तो 9, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 8। राइट, अब इधर भी देखेंगे तो 0 1 0 1 0 0, R1 R2 को छेड़छाड़ करनी R3 में। R1 का 3 गुना 0 होगा तो घटाने में 0 आएगा, इसका 3 गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट रो कॉलम के अंदर 0 दोनों 0 दिखे, अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये जो होता है -5 इस जगह 0 आना चाहिए, और ऊपर जो 2 दिख रहा है इसकी जगह भी 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R2 की सहायता लेंगे। मैंने बोला है गेम की तरह ही है, तो इसमें आपको जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना समझ में अच्छे से आएगा। तो R1 चेंज टू R1 माइनस 2 R2, यानी 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, यहाँ 0 बन जाएगा। और इसी तरीके से R3 को चेंज इस तरह से करेंगे, R3 माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर दें, और वो 5 गुना R2 कर दें, यानी R2 को 5 से गुणा करके इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे उसको लिख रहा हूं मैं, तो हमने चेंज किसको किया है, R1 और R3 को, R2 को चेंज नहीं किया, तो R2 यहाँ लिख दो पहले, जो चेंज नहीं किया उसको पहले लिखना है। इधर देखेंगे तो 1 0 0, अब देखो इसको 2 से गुणा करके इसमें घटाना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 0, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 1 है, इधर 0 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, ये हो गया हमारा R1। अब इधर भी देखो, इसको 2 से गुणा करके घटाना है, 2 से गुणा करेंगे तो 2, 0 माइनस 2 से ये माइनस का 2, इधर 1 आएगा कि 0 से गुणा करने पे 0 होगा, और इधर भी 0 आएगा। अब R3 को चेंज करना है,
तो R2 को 5 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, तो इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही, इधर 0 हो जाएगा, और उसको 5 से गुणा करेंगे तो 10, और -8 में 10 जोड़ेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा। अब ऐसे इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, तो 5, इधर -3 और इधर 1, तो 5 -3 और 1। ये यहाँ पे आपके सेकंड कॉलम के दो 0 ऊपर नीचे हो गए, बीच में 1 हो गया। अब थर्ड कॉलम में यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है जो मैं यहाँ पे मार्क देख रहा हूँ, ये 2 होना है, 2 की जगह 1 होना चाहिए। तो बताइए 1 कैसे आएगा? तो इसको 1 लाने के लिए इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R3 चेंज टू R3/2, R3 को 2 से डिवाइड कर लो, तो R3 चेंज हुआ है, तो R1 में वैसा वैसा डाल दो, 0 1 2 0 0 1। अब इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये -2 1 0 1 0 0, राइट। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 -3/2 और 1/2, यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। अब थर्ड कॉलम के अंदर इस जगह 0 होना चाहिए था और इधर भी 0 होना चाहिए, तो इधर 0 लाने के लिए R3 की सहायता लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको 2 से गुणा करके इसमें घटा दें तो 0 हो जाएगा, और इसको डायरेक्टली जोड़ दें तो भी 0 हो जाएगा। तो R1 को चेंज करें R1 + R3, और R2 को चेंज करें R2 और 2 गुना R3, ठीक है। तो हमने चेंज किया R1 और R2 को, तो R3 पहले उतार दो, 0 0 1। अब यहाँ पे 0, क्योंकि R2 में क्या कर रहे हो, 2 गुना R3 घटा रहे हो, तो 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 से गुणा घटाएंगे तो 1 आएगा, और इधर 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आई मैट्रिक्स बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो 5/2 -3/2 और 1/2। अब क्या बोला मैंने, R2 को 2 से गुणा करके R3 से घटाना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 5, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा -4। अब इसको -2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो -3, और इसमें से घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? इसको 2 से गुणा करके घटाना है, ठीक। अब R1 और R3 जोड़ देना है, तो R1 और R3 जोड़ेंगे तो -2 और प्लस के 5/2 जोड़ेंगे तो 1/2 बच जाएगा। ये 2.5 है और ये -2 है तो आधा बच जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो इधर माइनस का आधा बच जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस का आधा हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमारे पास में लेफ्ट में आई मैट्रिक्स आ गया, तो ए के साथ जो मैट्रिक्स रहा होगा वो क्या होगा, इनवर्स रहा होगा, अतः ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स के बराबर जो आएगा वो 1/2 -1/2 प्लस का 1/2, इधर -4 3 और -1, और यहाँ पे देखेंगे तो 5/2 -3/2 और 1/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं कहूँगा इसमें जितने क्वेश्चन ज़्यादा करोगे उतने आसानी से आपको समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन खूब करें। अब क्वेश्चन ये विविध का है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी कई बच्चों को डाउट रहता है, तो देख लो इसको। मान लीजिए ए इक्वल टू दे रखा है आपको मैट्रिक्स, दिखाइए कि n के सभी मानों के लिए ये रिलेशन एक इसके राइट साइड में इसके बराबर होता है। तो इसको हम जो सिद्ध करते हैं वो सिद्ध किया जाता है गणितीय आगमन से। इसे सिद्ध करते हैं गणितीय आगमन से, इसको सिद्ध करना होता है। अब गणितीय आगमन में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि आप n = 1 रखो, और दोनों स्टेप चेक करो बराबर आने चाहिए। तो n = 1 रखेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो a × i प्लस b × a की पावर 1, तो इतना ही आएगा। अब यही से आप राइट हैंड साइड निकालोगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू यह आ जाएगा a × i की n की जगह 1 रखें प्लस 1 a की घात 1 - 1 इंटू b × a। जब उसको सॉल्व करेंगे
तो ए आई प्लस बी ए होगा। तो हमारा एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहे अतः n इक्वल टू 1 पर सत्य है। ये जो कहानी है वो n इक्वल टू 1 पे काम कर रहा है। गणितीय आगमन में क्या करते हैं, 1 पे चेक करिए, k पर मान लीजिए और k प्लस 1 पर फिर प्रूव कर दो। तो सेकेंड स्टेप क्या कहेंगे, n इक्वल टू मान लेंगे, माना n बराबर k पर सत्य है। ये n इक्वल टू k पर क्या है, सत्य है, ऐसा आपको मान के चलना है। अब n इक्वल टू k पर अगर सत्य है तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की घात k बराबर ए की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 और बी ए। यानी कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है तो ए आई प्लस बी ए की जगह मैं ये राइट साइड में जो दे रखा है उसको पुट कर सकता हूं। अब तीसरा स्टेप क्या होता है इसमें, n बराबर k प्लस 1 पर ये सत्य है ऐसा सिद्ध करेंगे, सत्यता सिद्ध करेंगे, राइट। अब n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्यता आपको सिद्ध करनी है, तो फिर से यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पहुंचने की कोशिश करो जहां n की जगह k प्लस 1 आ जाए। तो ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, तो ये ए आई प्लस बी ए की पावर k और ए आई प्लस बी ए ऐसा हो जाएगा। अब ए आई प्लस बी ए का मान आपको समीकरण नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इसको पुट कर लो, इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो ये ए की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए, ये आ गया हमारा ए आई प्लस बी ए की पावर k की जगह इंटू में ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी, तो यहां से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की पावर k आई इंटू ए आई, ए की पावर k इंटू आई इंटू ए इंटू आई प्लस ये अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर k इंटू आई और बी ए प्लस यहाँ पे k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू बी ए, राइट। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ए की पावर k इंटू ए की पावर k, ये तो आ जाएगा ए की पावर k प्लस 1 और साथ में आई स्क्वायर बनेगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर ही होती है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आई। अब यहाँ पे ए की पावर k आई बी ए, अब आई का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आई वो मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, तो ये अगला वाला पार्ट हो जाएगा ए की पावर k इंटू बी ए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई बन रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा k ए की पावर k माइनस 1 और इधर ए की पावर 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो k इंटू ए की पावर k और यहां से बन जाएगा बी ए, ठीक है। और फिर अगला वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका k इंटू ए की पावर k माइनस 1, देखिए k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी ए स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं ए स्क्वायर अलग से निकाल लेते हैं,
हमने ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ए का स्क्वायर निकालेंगे। तो ए का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 0। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 ही रहने वाला है, फिर 0 इंटू 1 1 इंटू 0 ये भी 0 है, यानी कुल मिला के 0 मैट्रिक्स बनेगा। तो इस ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह 0। अब ए स्क्वायर की जगह 0 आ गया तो आपके पास में आगे वाली पार्ट बचेंगे ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, यहाँ पे देखोगे तो ए की पावर k बी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 ए की पावर k इंटू बी ए, और पीछे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास में आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, इधर जगह 0 हो जाएगा। तो 3 ही पार्ट बचेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड में से कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे मैं n की जगह k प्लस 1 रखता हूँ तो ये बचेगा a की पावर k प्लस 1, ठीक है, ये वाला n की पावर k प्लस 1, सॉरी एक मिनट है, इसको a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 और a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 k इंटू बी ए, ऐसा आना चाहिए जो कि यहाँ से आपको दिखता हो, मतलब आता हुआ भी दिख रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि ये सभी मानों के लिए सत्य है, अतः सभी n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। यानी हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लिया, फिर n इक्वल टू k के लिए मान लिया, पर उसी की सहायता से n इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रूव किया। अब k कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ये n के सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू रहेगा। इसको बोलते हैं गणितीय आगमन। क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन। तो ये 3 स्टेप दिमाग में रखें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे ये दे रखा है ए बी सी और डी ज्ञात करना है, कंडीशन है सी डी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो हमको डी आगे ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे ये सभी 2x2 मैट्रिक्स है, सभी कैसे हैं, 2x2 मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कंडीशन सी और डी में तभी होगा जब डी भी क्या होगा, आपका 2x2 होगा। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे सी डी माइनस ए बी इक्वल टू वो 0 मैट्रिक्स के लिए जो डी होगा वो क्या होगा, डी बी 2x2 का अवयव होगा, ठीक है। पहली बात ये आपको समझ में आने लगी। अब मान लेते हैं कि जो डी मैट्रिक्स है वो आपका 2x2 का मान लेना है, तो ए बी सी और डी मैट्रिक्स है, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सी डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा, 0 ऐड करने पर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। अब सी की जगह आपको मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 3 और 8, और डी की जगह रखेंगे तो ये ए बी सी डी इक्वल टू ए बी। ए की जगह कितना है, 2 माइनस 1 3 4, और ए बी की जगह बी क्या है, 5 2 7 और 4। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड तुलना कर लेनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2a प्लस 5c, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 5d, इधर देखेंगे तो 3a प्लस 8c और ये 3b प्लस 8d, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 7, ठीक। फिर यहाँ से आएगा 4 माइनस का 4 15, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 28, और यहाँ से देखेंगे तो 6 प्लस 16।
अब यहाँ से आप तुलना करोगे, तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो हमारे पास में 2a + 5c 10 - 3 है, 7 किया तो 3 बचेगा, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी। और ऐसे 2a + 5d = यहाँ देखेंगे तो 0, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड हो जाएगी 3a + 8c और 15 + 28, ये हो जाएगा 43, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और यहाँ देखेंगे तो 3b + 8d = ये 22, तो इक्वेशन 4। अब 4 इक्वेशन है और 4 ही अननोन है, तो हम दो को पकड़ के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ a और c है, इधर भी a और c है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, एंड थर्ड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 6a, 3 से मल्टीप्लाई करें 15c और 9। दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6a + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16c = 86 हो जाएगा। तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट गया, -c = ये हो जाएगा हमारा 77, तो c की वैल्यू आ जाएगी 77। ठीक, अब c की वैल्यू 77 आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो 2a + 5 × 77 = 3, तो 2a = 3 - 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 = 38, तो ये हो जाएगा 382। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 196, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 196 माइनस का 191 आएगी, सॉरी। ठीक है, अब a और c आगे, b और d निकालने। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, इसको जब सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -5d/2, और इसको b की जगह यहाँ पे पुट कर लो, इसको b की जगह पुट कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा 3 - 5d/2 + 8d = 22, तो 15d माइनस का लघुत्तम लेंगे तो ये 16d = 44, तो d की वैल्यू 44 आ जाएगी। अब d की वैल्यू 44 आ गई तो b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा -5 44/2, तो ये हो जाएगा 22 110। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में आते जो डी अवयव है उसमें ए बी सी डी है, तो ए की जगह कितना है 191 माइनस का, बी की जगह आपका -110, सी की जगह आया 77 और डी की जगह देखेंगे तो 44, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इतने क्वेश्चन थे जो मुझे लगे थे कि इम्पोर्टेंट भी है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिनमें चांसेस है एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें, और मैंने इम्पोर्टेंट से ज़्यादा वो क्वेश्चन लिए जो आपको इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम महसूस करवा रहे होंगे रिवीजन करते समय। तो इनको अगर कर लोगे तो इजी वाले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन हेल्प करेगा। ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर भी कवर करेंगे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। थैंक यू।